Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक के शो नारी न्यूज में मैं हूं प्रदक्षिणा और आज बात जाइबाई चौधरी की। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के उमरेड गांव में 2 मई 1892 को जन्मी जाइबाई चौधरी का जीवन न केवल संघर्षों से भरा हुआ था, बल्कि उनकी जीवटता और संघर्ष ने दलित समाज में एक नई उम्मीद और दिशा दी। उनकी यात्रा एक सामान्य कुली से एक महान दलित महिला आंदोलन की नेता तक पहुंचने की थी और इस दौरान उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदलकर अपनी असाधारण यात्रा को आगे बढ़ाया। जाइबाई चौधरी का जीवन न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि दलित महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका को पुनः परिभाषित करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ। जाइबाई चौधरी का बचपन बेहद कठिन था। उनका जन्म जिस समय हुआ उस दौरान भारत में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिससे पूरे देश में भयंकर भूखमरी और दीनहीन स्थिति बन गई थी। जाइबाई के माता पिता ने भी इस संकट के दौर में अपना घर छोड़कर नागपुर का रुख किया, जहां उन्होंने मजदूरी का काम शुरू किया। नागपुर में रहते हुए जाइबाई की प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी हुई, लेकिन उनका जीवन अचानक बदल गया जब मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह बापूजी चौधरी से कर दिया गया। बापूजी का परिवार भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर था और जाइबाई को परिवार का गुजारा चलाने के लिए कुली का काम करना पड़ा। उन्हें नागपुर स्टेशन से कामठी स्टेशन तक यात्रियों का सामान सर पर लाद कर ले जाना पड़ता था और इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी। बच्चों के खेल कूद और बेफिक्री के समय में जाइबाई को लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस दौरान एक दिन एक मिशनरी महिला मिस ग्रेगरी ने उन्हें देखा और उनकी शिक्षा को पहचानते हुए उन्हें एक स्कूल में पढ़ाने का अवसर दिया। ये उनकी जिंदगी का पहला कदम था जो उन्हें शिक्षा की ओर ले गया। मिशनरी स्कूल में जाइबाई को अध्यापिका की नौकरी मिली, लेकिन उन्हें अछूत होने के कारण एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। स्कूल के अन्य विद्यार्थी और उनके अभिभावक इस बात से सहमत नहीं थे कि वो एक अछूत महिला से शिक्षा लें। इस तरह जाइबाई को मिशनरी स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। इस जातिवाद ने जाइबाई को गहरे तक आहत किया, लेकिन ये उनके संघर्ष का नया मोड़ था। उन्होंने जातिवाद को एक दुश्मन की तरह महसूस किया और ये तय किया कि वो इस जातिवाद को मिटाने और समाज को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगी। जाइबाई चौधरी ने महसूस किया कि जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने जीवन का उद्देश्य दलित समाज के बच्चों को शिक्षा देना बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने 1922 में नागपुर के मंगलबारी क्षेत्र में संत चोखा मेला कन्या पाठशाला की स्थापना की। ये स्कूल खासतौर पर दलित और अछूत समाज की लड़कियों के लिए था। जाइबाई ने घर घर जाकर दलित बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उनका एक और बड़ा योगदान था। वो चंदा एकत्र करने के लिए दूर दूर तक जाती थी और लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाती थी। जाइबाई ने समाज के सबसे निचले तबके के बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। उन्होंने अपने स्कूलों में कभी कोई फीस नहीं ली। उनका मानना था कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या समुदाय से हो। जाइबाई चौधरी के योगदान को दलित साहित्यकारों ने भी सराहा। प्रसिद्ध दलित लेखिका कौशल्या बैसंत्री अपनी आत्मकथा दोहरा अभिशाप में लिखती हैं कि जाइबाई ने उनके परिवार को शिक्षा की ज्योति दिखाई। कौशल्या बैसंत्री का कहना था कि जाइबाई के प्रयासों से उनके परिवार में पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई और यही कारण था कि उनका जीवन एक नई दिशा में मुड़ सका। ये उनकी निरंतर मेहनत और संघर्ष का परिणाम था कि उन्होंने एक ऐसी सामाजिक क्रांति की शुरुआत की जो आज भी हमारे समाज में जीवित है। जाइबाई चौधरी का योगदान केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो दलित महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक शक्तिशाली आवाज थी।
उन्होंने दलित समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1930 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें जाइबाई ने दलित महिलाओं के अधिकारों की बात की। उन्होंने कहा, लड़कियों को भी लड़कों के समान पढ़ने लिखने के पूरे अवसर मिलने चाहिए। 1937 में जाइबाई को अखिल भारतीय महिला परिषद के अधिवेशन में आमंत्रित किया गया, लेकिन वहां सवर्ण महिलाओं ने उन्हें उनके स्थान से दूर बैठाया और जातिवाद के आधार पर उनका अपमान किया। इस अपमान ने जाइबाई को और अधिक दृढ़ बना दिया और उन्होंने इस घटना का विरोध करते हुए दलित महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष को और भी बढ़ाया। जाइबाई ने इस घृणित व्यवहार का विरोध करते हुए दलित महिलाओं को स्वाभिमान से जीने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। जाइबाई चौधरी का सबसे बड़ा योगदान उनकी शिक्षण विधियों और उनकी शिक्षा के प्रति अडिग निष्ठा थी। उनके द्वारा खोला गया संत चोखा मेला कन्या पाठशाला 1922 से लेकर 1980 तक एक सशक्त शैक्षिक संस्था बन चुका था। इस विद्यालय में प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा दी जाती थी। जाइबाई ने न केवल शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि दलित समाज के बच्चों को इस दिशा में जागरूक करने के लिए भी अपने जीवन को समर्पित किया। जाइबाई चौधरी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि दलित समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में समान स्थान दिलाने के लिए अनगिनत काम किए। उनका जीवन ये साबित करता है कि समाज में कोई भी बदलाव शिक्षा और साहस के माध्यम से संभव है। उनका योगदान आज भी हमारे समाज में जीवित है और जब तक असमानता, भेदभाव और अशिक्षा मौजूद है, तब तक जाइबाई चौधरी की उपस्थिति हमारे दिलों में रोशनी बनकर चमकती रहेगी और उसके बाद तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। Let's Mike Nari News. नारी न्यूज के इस भाग में आज बात करेंगे भारत में अनावश्यक सी सेक्शन डिलीवरीज, सुविधा, भय या व्यापार। मातृत्व एक गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से सिजेरियन डिलीवरी की दर बढ़ी है, वो सिर्फ चिकित्सा जरूरतों से प्रेरित नहीं है, बल्कि एक व्यावसायिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार सी सेक्शन की दर 10 से 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि भारत में ये दर 21.5% है और बढ़ती जा रही है। निजी अस्पतालों में लगभग 48% तक भी ये दर पहुंच चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में सी सेक्शन वास्तव में जरूरी है? प्राकृतिक प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टरों को घंटों तक साथ रहकर निरीक्षण करना पड़ता है, वहीं सी सेक्शन में केवल 1 घंटे में काम पूरा हो जाता है। निजी अस्पतालों के लिए ये समय और संसाधन की बचत के साथ पैसा बनाने का साधन बन गया है। सी सेक्शन की लागत सामान्य प्रसव की तुलना में 30 से 50% अधिक होती है, जिससे ये मुनाफा कमाने का आसान जरिया बन गया है, भले ही चिकित्सा दृष्टिकोण से उसकी आवश्यकता ना हो। डॉक्टर अक्सर महिलाओं को डराकर सर्जरी के लिए राजी करते हैं, जैसे कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है या गर्भनाल गर्दन में लिपटी है। अधिकांश मामलों में ये स्थितियां खुद ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन गर्भवती महिला के मन में डर बैठ जाता है। इस डर के माहौल में लिया गया निर्णय इम्पल्सिव कंसेंट कहलाता है, जहां महिला और परिवार बिना सोच विचार के डॉक्टर की बात को मान लेते हैं। ये न केवल निर्णय लेने की क्षमता को खत्म करता है, बल्कि महिला के आत्मविश्वास और मातृत्व के अनुभव पर भी असर डालता है। सी सेक्शन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव अक्सर हमारे आसपास देखे जाते हैं, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसमें दर्द, थकावट और निर्णय थोपे जाने से मानसिक तनाव बढ़ता है। गिल्ट और आत्मग्लानि, क्या मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जैसे सवाल उन्हें सालों तक परेशान कर सकते हैं। बॉडी इमेज इशू, सर्जरी के निशान और मांसपेशियों की कमजोरी से
आत्मसम्मान भी कई महिलाओं का प्रभावित होता है। नवजात पर इसका क्या प्रभाव होता है, ये भी जान लेते हैं। माइक्रोबायोम और प्रतिरक्षा तंत्र, जी हाँ, इस विषय में ये दो बातें जान लेने लायक है। सामान्य डिलीवरी के दौरान शिशु को माँ के माइक्रोबायोम यानी कि स्वस्थ बैक्टीरिया मिलते हैं जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। लेकिन सी सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। शोध से पता चला है कि सी सेक्शन से जन्मे बच्चों में एलर्जी, अस्थमा और बाकी की इम्यून डिसऑर्डर्स का खतरा ज्यादा होता है, खासकर जब ऑपरेशन लेबर शुरू होने से पहले ही कर दिया जाए। पहली बार मां बन रही प्रेरणा ने हमें बताया कि डिलीवरी से एक दिन पहले डॉक्टर ने कहा कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है, जबकि बाद में रिकॉर्ड से साबित हुआ कि ये स्तर तो सामान्य था। डॉक्टर के ये कहने के बाद उन्होंने उन्हें लेबर की दवाएं दी और बच्चा प्रसव के लिए तैयार नहीं था उस वक्त तक, और आखिर में उन्हें सी सेक्शन करवाना पड़ा। वो कहती हैं, मैंने 9 महीने तैयारी की थी प्राकृतिक डिलीवरी की, लेकिन डॉक्टरों ने मेरा अनुभव मुझसे छीन लिया। ये सिर्फ उनका अनुभव नहीं, भारत की लाखों महिलाओं की कहानी है। इस सब के साथ एक और परत भी जुड़ी हुई आती है। पहली बार ऑपरेशन तो अगली बार भी। भारत में अधिकांश डॉक्टरों का मानना है कि यदि एक बार सी सेक्शन हुआ तो अगली बार भी वही होगा। डॉक्टर्स दोबारा प्रसव में सामान्य प्रसव या नॉर्मल डिलीवरी से परहेज करते हैं, भले ही रिस्क केवल 0.5% ही क्यों ना हो। ये रवैया महिलाओं के विकल्प को सीमित करता है और उन्हें बार बार सर्जरी की ओर धकेलता है। देश के कुछ हिस्सों में एक मॉडल भी लागू किया गया है जहां कोई भी डॉक्टर बिना जरूरत के सी सेक्शन नहीं कर सकता, और हमें लगता है कि ये मॉडल देश भर में लागू किया जा सकता है। और क्या समाधान है इस समस्या के? महिलाओं को जानकारी देना, उन्हें अपने शरीर और डिलीवरी के विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूरी हो। हर ऑपरेशन से पहले सही कारण, जोखिम और विकल्प बताए जाएं। सरकारी निगरानी बढ़े। निजी अस्पतालों की डिलीवरी दरों की समीक्षा हो और असामान्य रुझान पर कार्यवाही हो। प्राकृतिक प्रसव को प्रोत्साहन दिया जाए, जिसमें दाइयां, बर्थ एजुकेटर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को स्वास्थ्य प्रणाली में और इस पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाए। सी सेक्शन जब जरूरत हो तो एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। हमारा उद्देश्य आपको इस बढ़ते ट्रेंड के दूसरे पक्ष से अवगत कराना है, लेकिन हम किसी भी तरह से आपको इस कार्यक्रम के आधार पर निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप समय पर परिस्थितियों, जरूरत को धीरज और लॉजिकल दृष्टि से देखकर अपना निर्णय खुद लें, क्योंकि जब ये जीवन रक्षक तरीका किसी और की सुविधा, डर या मुनाफे के लिए काम में लिया जाए तो ये एक प्रकार का शोषण बन जाता है। भारत को ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत है जो महिला के अधिकार, जानकारी और इच्छा का सम्मान करे, क्योंकि मां बनना केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, एक गहरा मानवीय और निजी अनुभव है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे बाकी लोगों के साथ भी जरूर साझा कीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp,
Snapchat, let's talk, let's connect, and let's mic.